नमस्कार साथियों, बिना मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसमें आपको मिले थे 20 क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे 10 जनवरी 2023 के एग्जाम में। वो 10 जनवरी की पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। आज हम लोग 10 जनवरी की दूसरी शिफ्ट की क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, है ना। तो पिछले वीडियो को आप सभी ने लगभग देखा और सबने कमेंट भी किया है, जितने बच्चों ने जो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो भी आप लोग देखें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें वीडियो देखने के बाद कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, है ना। और क्लास अगर आप देखने आए हैं तो पूरी ज़रूर देखिएगा। जो बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे वो आपका यूपीपी का हो गया, जीडी का हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम आप तैयार कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और भी एग्जाम्स के लिए, है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं ज़्यादा समय न गंवाते हुए। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखो भैया, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ये वाला है 10 जनवरी। एक मिनट, कब का पेपर है ये है 10 जनवरी 2023 का, है ना। एक हम लोग 10 जनवरी का कर चुके हैं, क्योंकि दो तीन शिफ्ट में एक दिन में एग्जाम्स होते हैं, तो इसलिए आपको एक ही दिन में तीन शिफ्ट जो है मिलेंगी। तो ये जो है 10 जनवरी का दूसरे शिफ्ट का सवाल है ना। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक बार मैं पढ़ता हूँ और शुरुआत में करता हूँ इन क्वेश्चन से, है ना। तो चलिए फिर देखिएगा, अगर बात की जाए इस सवाल के बारे में तो आप कहोगे सर ये सवाल क्या दिखा रहा है आपको कि सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन। तो देखो सबसे पहली बात भैया कि यहाँ कहा गया एक है सोनल भाई और एक है कौन, अर्जुन। ये दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो आप कहोगे सर ये करते हैं 57 दिनों में। अर्जुन और रोहन मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो अर्जुन के साथ साथ कौन आ गया, और रोहन आ गया। ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, ये करते हैं 38 डेज में। आगे कह रहा है रोहन और सोनल, तो रोहन भी है और कौन है, सोनल है। ये दोनों भी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 38 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा है सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो भैया देखो, एक तरीका ये है कि आप इसका क्या कर लो, 57, 38 और 38 का क्या ले लो, एलसीएम। आपको पता है कि एलसीएम अगर हम 57 मान लेते तो यहाँ पे 19 दूना 38, यानी कि इसमें 2 है जबकि 57 में 2 नहीं है, तो इसका मतलब 57 दूना 114, यानी आपका उत्तर हो जाता है, सॉरी एलसीएम हो जाता है 114। यानी 57 दिनों में 114 काम करते ये दोनों मिलकर, कौन कौन, सोनल और अर्जुन। अर्जुन और रोहन मिलकर 38 दिनों में, और रोहन और सोनल मिलकर 38 दिनों में 114 काम करते। तो देखो यहाँ से आप एक एक दिन का काम निकाल लेते हो भाई, आप टाइम एंड वर्क पढ़े ही होंगे, है ना। तो 57 जो है दिन में 114 काम, तो एक दिन में 57 दूना 114, 38 दिन में 114, तो 38 तिया 114, 38 से 38 तिया 114, तीनों मिलकर अगर देखा जाए तो इधर से अब जब आप ऐड करेंगे इसको भैया, तो देखो सोनल सोनल 2 बार है, अर्जुन अर्जुन 2 बार है, और रोहन रोहन 2 बार है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे और ये हो जाता है सोनल प्लस अर्जुन प्लस कौन, सॉरी सोनल और प्लस में अर्जुन और प्लस में क्या हो जाएगा आपका रोहन। ये तीनों है ना, ये तीनों, और 2 बार इनकी जुड़ जाएगी एफिशिएंसी। तो 3 3 6 2 8, एक दिन में कितना करेंगे 8। तो अगर आप देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितना, एक दिन में 4 करेंगे, और 4 से आप टोटल वर्क को क्या कर दोगे, भाग। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 से 57 दूना 114, 2 दूना 4, और यहाँ से भैया कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, यानी कि ये आ जाएगा 28.5। और 28.5 कौन से ऑप्शन में है, ये है भैया ऑप्शन नंबर डी वाले में, है ना। अगर देखा जाए तो देखो ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ से अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी आपका कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका आ गया, जो कि है क्या, जो कि है 28.5। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे भैया। अच्छा, इसको जो है चाहते तो आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ तो लासा निकालना इजी हो गया था, अगर मान लो ऐसा कोई सवाल मिले आपको जहाँ एलसीएम आप निकाल ना पाएँ, मतलब थोड़ा सा कठिनाई हो एलसीएम निकालने में, तो देखो भैया इसको करने के लिए आप क्या करते, मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि इसको करने के लिए आप क्या करते हो। वास्तव में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जब बड़े बड़े नंबर्स हों, जैसे 57 दिन हो गया, 38 दिन हो गया और 38 दिन हो गया, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या कॉमन नंबर है, तो कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है 19, 19 तिया 57, 19 दूना 38, 19 दूना 38। तो ये हो जाता किसका, सोनल और अर्जुन का। ये हो जाता आपका किसका, अर्जुन और रोहन का। और ये हो जाता आपका रोहन और अर्जुन, है ना, सॉरी रोहन और अर्जुन नहीं,
क्या कह रहा है, रोहन और सोनल का, तो ये हो जाता है आपका SR का। तो इस हिसाब से देखो सोनल और अर्जुन 3 यूनिट आ गया, अर्जुन रोहन 2 यूनिट आ गया, रोहन सोनल 2 यूनिट आ गया, तो 3 2 का एलसीएम क्या आ जाता 6। तो यहाँ से एक एक दिन का निकालते, 3 दूना 6 और 2 से 2 तियाँ 6 और यहाँ 2 थे 2 तियाँ 6। तो अब आप कहते हैं कि सर तीनों मिलकर यहाँ से दिख रहा है एक एक दिन में 3 3 6 2 8 8 काम करेंगे, लेकिन जब इधर से जोड़ोगे तो सोनल सोनल 2 बार, अर्जुन अर्जुन 2 बार, रोहन रोहन 2 बार, तो 2 इंटू सोनल प्लस अर्जुन प्लस रोहन की कार्यक्षमता आएगी कितना 8। तो 2 से भाग करोगे तो इनकी कार्यक्षमता आ जाएगी कितना 4, और अब 6 को किससे भाग करोगे 4 से। तो आपका यही उत्तर हो जाता जब आपने 19 से इसको डिवाइड ना किया होता। तो 19 से डिवाइड किए थे तो 19 से लास्ट में क्या करेंगे गुणा, तो ये देखो 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, 19 तियाँ 57 भागे कितना आ जाएगा 2, 57 भागे 2 का मतलब क्या आ गया 28.5, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल भी समझ पाए होंगे और इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते थे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान सा सवाल दिया गया है आपको। आप जो है आपसे कहा गया कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 15 गुना है, जो लासा है भैया वो मासा का कितने गुना है 15 गुना है। तो आप कहोगे सर LCM HCF का कितने गुना है 15 गुना, ये x है तो ये कितना है 15x है। अब आगे कह रहा है कि लासा और मासा का योग 112 है, तो लासा 15 और मासा x, तो ये हो जाएगा 15 और 1 16x की वैल्यू कितना दी गई है 112 दी गई है। तो 112 अगर दी गई है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि सर 112 का मतलब यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, 1 मिनट भाई थोड़ा सा, हाँ 112 इसको बना लेंगे, ये हो जाएगा 112, 16 से 16 सत्ते 112, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 7, x की वैल्यू 7 हो गई, तो इसका मतलब पहली संख्या 15 सत्ते 105 और लासा 105 और मासा 7 हो गया। तो आपको दोनों चीज़ें मिल गई। यहाँ कह रहा है इनमें से एक संख्या 49 है, तो आप एक फार्मूला पढ़ें कि पहली संख्या 49 गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लासा गुणे मासा, लासा आ गया 105, मासा आ गया कितना 7, तो इस तरीके से 7 से कट जाएगा 7 सता 49 और 7 से कट जाएगा 7 एकम 7 7 पचे 35, 15 सत्ते 105, यानी दूसरी संख्या का मान कितना आ गया भैया 15, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 किलो से घटकर कितना हो गया भैया 64 किलो, बहुत दुबला हो गया बेचारा, 16 किलोग्राम उसका वेट घट गया, और किससे, तो आप कहोगे सर 80 से, और गुणा परसेंट के लिए 100, 16 पंचे 80 और 20 पंचे 100, इसका मतलब वो दुबला हो गया कितना 20%, है ना। तो आप कहोगे सर व्यक्ति के भार में परसेंटेज में कमी कितने की आएगी 20% की कमी आ जाएगी। और इसी प्रकार हम लोग आगे वाले सवाल पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक टेबल फैन 2827.06 रुपए में बेचने पर इसे 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। तो कह रहा है 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो भाई सवाल तो बहुत बेहतरीन दिया गया है तो इजी, लेकिन कैलकुलेटिव थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि डेसिमल में मामला दिया गया है। देखो ये एक होता है आपका सीपी, यहाँ पे हमें सीपी नहीं पता है भैया, हमें ये पता है कि एक बार इसे बेचा गया है पंखे को 2827.06 रुपए में, है ना, पहली बार में बेचा गया इतने में। कह रहा है इसे बेचा गया था इसके पहले कितने में 2230 रुपए में बेचा गया। तो यहाँ कह रहा है कि 2230 में बेचने पर होने वाली हानि से, यानी 2230 में बेचा गया था भैया, तो मान लिया हमने हानि कितने की हुई थी 100 की हुई थी, तो जो ये लाभ हो रहा है, ये जो लाभ हो रहा है 2827 में बेचने पे वो हानि से 14% ज़्यादा है, मतलब लाभ जो हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है 114। तो अब देखो 100 इधर डिफरेंस 114 इधर, तो टोटल डिफरेंस जो आ गया वो कितना आ गया 214, कितना आ गया 214। तो यहाँ से अगर देखा जाए भैया तो 214 का जो डिफरेंस आया है वो रुपए में कितने का आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं बताओ, 2827 में से क्या घटा देते हैं 2230, तो इसे घटाओ, देखो 0.6 तो इधर आ ही जाएगा। अब देखो 7 में से 0 गया कितना आ गया 7, और यहाँ भैया 12 में से 3 गया कितना आ गया 9, यहाँ 27 में से 22 गया 22 5 27, यानी जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया 597.06, ये हो गया इस प्रकार से डिफरेंस। और ये वैल्यू किसकी आ गई 214 की। यहाँ से देखो जो डिफरेंस है हमने रुपए का डिफरेंस परसेंट के डिफरेंस के क्या कर दिया बराबर कर दिया। तो अगर हम चाहें तो सीपी निकालने के लिए 100% की वैल्यू निकालें, और 2230 में बेचा गया, और अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा इतने की हानि हुई, तो वही हानि उठा के जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सीपी, और उसके बाद 114% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ से देखो हमें इतनी बातें पता चल गई। हम निकालेंगे किसकी वैल्यू 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालोगे, देखो 100 से जब गुणा करोगे तो ये 0.2 अंकों से क्या होगा हट जाएगा। ऐसे काटो भैया, काटोगे तो हो जाएगा 107 दूना 214, और 2 से काटोगे 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 2 9 18, 1 19, 2 8 16, 1 17, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, ठीक।
तो यहाँ से आ गया ये 29,853। लेकिन भाई ये बड़ा कैलकुलेटिव सवाल दिख रहा है। 29,853 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 107 से। 1 मिनट, 107 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 107 दूना 214, ठीक। 8 में से 4 गया 4, 9 में से 1 गया भैया 8, और यहाँ पे क्या उतरेगा? 5, ठीक। कितनी बार जाएगा? 107 से 7 बार जाएगा। हाँ 7 बार। 8 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 56, 8 1 8, हाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 बार करो, 7 7 49, ठीक है भाई। और ये हो गया 7 1 7। यहाँ से अब देखो तो आप कहोगे सर ये 15 में से 9 गया, 9 6 15, और 13 में से 4 गया, 9 4 13, और 7 में से 7 गया 0। एक अभी क्या बचा है? 3 बचा है ना। तो 9 7 63, 9 1 9, यानी कि ये 9 बार चला गया। तो आपने देखा कि सर 1 की वैल्यू कितना आ गई, सॉरी 100 की वैल्यू कितना आ गई? 279। तो जब 100 की वैल्यू आ गई, यहाँ से जब इसको सॉल्व किया आपने तो 279 आ गई। अब यहाँ से भैया 279 2230 में जोड़ेंगे, तो भैया 2230 में आप 279 जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपका 9, और ये हो गया 7 3 10, 2 2 4 और 1 5, 2509। लेकिन अभी हमारा उत्तर नहीं आया है। अभी कह रहा है कि 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने परसेंट में बेचोगे? 114/100 में। अब एक चीज़ ध्यान रखना, नीचे 2 जीरो है, कट तो रहा नहीं है, मान लो काटोगे भी तो काटने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इसको जब देखो गुणा करोगे तो 4 9 36, लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा, और जो भी उत्तर होगा उसमें 2 अंकों पे क्या होगा? दशमलव होगा। तो देखो लास्ट में एक ही ऑप्शन में 6 आ रहा है भैया, ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2 है। तो इस तरीके से आपका इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखो ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है भाई, आप अगर लगाएंगे इसको तो कैलकुलेशन आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। यहाँ से देखो डिजिट जो है ऐसी दी ही गई थी कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़े, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत तेज, जितना तेज पहाड़ा भाग ये सारी बातें आप कर लेते होंगे उतना तेज आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। अगर ये समझ नहीं आया होगा दोबारा से एक बार देखिएगा, जब नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, दोबारा से फिर से देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप इस तरीके से लगा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। कह रहा है एक कपड़े की दुकान पर शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की, और कह रहा रियान ने 810 रुपये बनाना चाहता है, ठीक। छूट में 810 रुपये, मतलब 810 रुपये की छूट लेना चाहता है। तो उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए? प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 है। तो आप सोचो 540 रुपये प्रत्येक शर्ट की कीमत है, और एक शर्ट पे कितने की छूट मिलती है? 30% की। तो आप खुद सोचो कि एक शर्ट पे 30% की छूट, तो 3 चौक 12 और 3 5 15 और 1 16, यानी एक शर्ट पे कितने की छूट ले रहा है वो? 162 रुपये की। टोटल छूट वो कितना लेना चाहता है? 810 की, 16 पंचे 80, 2 पंचे 10, यानी कितनी शर्ट खरीदनी होगी? 5 शर्ट। बस यही सवाल का क्या हो गया भैया? आंसर हो गया। कुछ नहीं है दम इसमें, आप डायरेक्ट लगा लोगे। कह रहा है 10 वस्तुओं का औसत कितना है? 89। अगर 10 का औसत 89 है तो 10 का योग कितना होगा? 890, जिनमें से एक संख्या क्या है? एक वस्तु का क्या है मूल्य? तो आप कहोगे सर 35 है। तो इसमें से आप घटाओगे 35 तो 9 वस्तुओं का मूल्य मिलेगा। 8 में से 3 गया 5, 855। 855 9 वस्तुओं का मूल्य है, तो 9 का औसत क्या हो जाएगा? 9 9 81 और 9 5 45। उत्तर क्या आ जाएगा? 95। कुछ नहीं था इस सवाल में। मैंने कहा था कि 2-3 सवाल थोड़े ढंग के होंगे, बाकी सब आपसे मजाक करने के लिए सवाल पूछा होगा कि आप मजाक करना जानते हैं गणित में कि नहीं जानते हैं ना। तो देखो काफ़ी कुछ आसान सवाल भी पूछे गए हैं। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। अभी देखो हाल ही में हम लोग बैचेज में प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सवाल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जीडी में ही बहुत सारे सेट में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो अपने माल को भैया वो 15% अधिक अंकित करता है, मतलब उसका माल रहा होगा 100 रुपये का और उसने अंकित कर दिया होगा कितना? 115। सीपी था 100, एमपी कितना कर दिया उसने? 115। छूट एमपी पे ही दी जाती है, तो उसने 20% की क्या दे दी? छूट दे दी। तो आप सोचो 115 का 20% निकालोगे तो कितने की छूट आएगी? तो आप कहोगे सर 115 का 10% होता है 11.5, 20% होता है 23। 115 पे 23 की छूट देगा तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा बताओ? 2। 10 में से 2 गया, सॉरी 5 में से 3 गया 2, 11 में से 2 गया 9, यानी सामान बिकेगा कितने में? तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 92 में। खरीदा था कितने में? 100 में। बिका कितने में? 92 में। तो आप कहोगे सर कितने का डिस्काउंट दिया भाई? 8% का डिस्काउंट दिया, और यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप उत्तर लगा सकते थे, है ना। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। कह रहा है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 56-32 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 है तो इसकी गहराई, भैया व्यास अगर 16 है तो त्रिज्या क्या होगी? 8 होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और बेलन ऐसे होता है आपका इस प्रकार से, और इसका आयतन आपको दिया गया है। तो गहराई का मतलब इसकी क्या होती है? ऊंचाई। और बेलन का आयतन होता है 22/7 पाई। आर स्क्वायर का मतलब 8 × 8 और इंटू एच निकालना है, और बराबर आयतन दिया है कितना? 5632। अगर इस सवाल को डायरेक्ट लगाना चाहो तो देखो
7 यहाँ कहीं नहीं है, मतलब 7 जाएगा तो उधर 7 से क्या होगा उत्तर में गुणा। तो जिस ऑप्शन में जो ऑप्शन 7 से कट जा रहा है वही सवाल का क्या होगा उत्तर होगा। मतलब डायरेक्ट आप देख के ही लगा सकते थे, लेकिन अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 56 32 कटेगा, 11 55 55, 1 56, 11 1 11 और 11 दूना 22, कितना हो जाएगा 512। फिर ये 11 से 11 दूना 22, 8 8 64, 64 अट्ठे क्या होता है 512, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, ठीक। तो यहाँ से 7 चौक 28, एच की वैल्यू आ जाएगी 28। तो इस तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो इसमें कुछ करना नहीं भाई, फार्मूला रख के उत्तर निकालना है बस। देखो आगे कह रहा है कि यदि भैया a अनुपात b का मान दिया गया है आपको 5:6, और ठीक इसी प्रकार भैया b अनुपात c दिया गया है, कितना दिया गया है 6:7। तो सबसे पहला काम तो आपको ऐसे सवाल में a b और c का रेशियो निकालना होता है, और ये निकालते हुए आप ऐसे कैंची बना के इसका 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 ऐसे सीधा 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42, 6 से कट रहा है काट दो, 6 पंचे 30, 6 चौक 36, 6 सते 42, यानी 5 6 और किसका रेशियो आ गया 7 का। तो हमसे पूछा a प्लस बी का मतलब 6 5 11, दूसरा कह रहा है b प्लस सी का मतलब 7 6 13, आगे कह रहा है c प्लस a 7 5 12। तो ये हो गया 11 13 और 12। ऑप्शन नंबर कौन सा है 11 13 और 12, ऑप्शन नंबर पहला, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे आ जाएंगे अगले सवाल पे, काफ़ी आसान से सवाल दिए गए हैं। कह रहा है 350 एक संख्या है, इसे पहले 20% बढ़ाया जाता है भैया। 350 को जब आप 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 120/100। फिर कह रहा है कितना घटाओगे 25% घटाओगे तो 75/100। तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना, एक तरीका ये है। और दूसरा आप सक्सेसिव मेथड जानते हैं कि सर अगर ऐसा सिंपल सा दिया होगा तो 20 की वृद्धि के लिए +20, 25 की कमी के लिए -25 और प्लस में 20 गुणे -25/100। तो इसे कैंसिल कर दो, 20 से 20 पंचे 100, 25 ये आ गया -5, तो 20 -25 -5 मिलकर क्या हो जाएगा -30। तो माइनस का क्या हो गया 10% की क्या आ गई कमी। तो 350 में अगर 10% की कमी निकालोगे तो 350 में 10% कमी का मतलब कितने की कमी भैया 35 की। तो 350 में से 35 कमी करोगे तो ये सवाल बचेगा, सॉरी उत्तर बचेगा 315, यानी संख्या का मान हो जाएगा कितना 315। ऑप्शन नंबर कौन सा 3 नंबर, है ना। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते थे। आगे बढ़ा जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर बीमाओं वाले कमरे में, कमरे का मतलब घनाभ, और घनाभ में सबसे लंबी खंभे सबसे लंबा खंभा जो रखा जा सकता है उसकी लंबाई, मतलब विकर्ण की लंबाई। घनाभ का विकर्ण की लंबाई क्या होता है √L² + B² + H²। और इस प्रकार इसको जब लगाओगे तो L² का मतलब 10 का स्क्वायर 100, फिर से 10 का स्क्वायर 100, फिर भैया 5 का स्क्वायर 25, √100 100 200 225, 225 का मान क्या हो जाएगा 15 15 हम 225। ऑप्शन नंबर कौन सा आप कहोगे सर बी वाला, है ना। आप देख रहे हैं फटाफट आपके सवाल जो है लगातार दिखाई पड़ रहे हैं। आगे आ जाओ, कह रहा है ए और बी एक काम को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल, निहायत आसान सवाल। कह रहा है 10 दिनों में और 15 दिनों में कुछ नहीं करना। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। 10 और 15 का क्या लेंगे एलसीएम, 10 3 30, 15 दूना 30। एक दिन में ए 3 लड्डू, बी एक दिन में 2 लड्डू बनाएगा। कह रहा है बी अकेले 3 दिन कार्य करता है। बी एक दिन में क्या लड्डू बनाता है बताओ 2, तो 3 दिन में 2 3 6 बना डालेगा। तो अगर 6 बन गया तो बचा कितना 24। ये 24 कौन बनाएगा ए बनाएगा। कह रहा है शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा भैया। ए एक दिन में 3 बनाता है तो 24 बनाने में 8 दिन लगाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा तीसरा वाला। और यही हमारा क्या हो गया आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे सवाल समझ पा रहे होंगे भैया। थोड़ा तेज जरूर लग सकता है आपको, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये है प्रैक्टिस और सवाल है निहायत आसान, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा किसी को कठिनाई होगी। अगर कठिनाई होती है तो आप भाई कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं, है ना, जो लोग केवल एक क्वेश्चन देख के भाग गए, 2 3 देख के भाग गए, उनकी बात अलग है। लेकिन जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं उनको क्या करना है, उन्हें पूरा अपना ये सॉल्व करते चलना है। आगे बढ़ो 7 5 और 3 के। देखो मैंने कहा था कि जब आपको चौथा अनुपात निकालना है तो बीच वाले का गुणा करना, 5 3 15 पहले से भाग करना, यानी ये हो जाएगा आपका चतुर्थानुपात 5 3 15/7। तो 15/7 आ गया चतुर्थानुपात। जबकि कह रहा है 7 और 13 का तीसरा समानुपाती भैया निकालने के लिए 7 और 13 समानुपाती 13 समानुपाती कितना अनुपात x। मतलब हमें कुछ नहीं करना होता, दूसरे का स्क्वायर कर देना होता है 169 और उसे 7 से पहले वाले से क्या कर देना होता है भाग। तो आप कहते हो सर इसका मान कितना आ गया 169/7। 7 से 7 कट गया। पूछा था कि इनके बीच का अनुपात बताओ, तो 15 अनुपाते कितना हो जाएगा 169। अच्छा 15 अनुपाते 169 ये कट तो रहा नहीं किसी से, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा तीसरा वाला हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये सब बहुत ही बेसिक से सवाल थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। ये सवाल पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन यही सवाल एक ढंग का है
ये वाला और एक आध सवाल आपको मिलेगा। एक दो सवाल थोड़े ढंग के थे, एक सवाल जो कैलकुलेटिव था, अभी हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस का किया था, उस सवाल में दम कोई नहीं था, केवल कैलकुलेशन थी क्योंकि दशमलव में दे दिया गया था। ऐसे यहाँ भी, यहाँ देखो कह रहा है भैया 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 228 रुपये है, जबकि CI अर्धवार्षिक रूप से और SI वार्षिक रूप से गणना की जाती है। तो 1.5 साल का अंतर निकाल लो, बस काम कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा लंबा दे दिया गया है, तो ये जो 2 है सब में ऑप्शन में से 2 कैंसिल कर देना है आपको। ये 2 गलती से लिख दिया गया है, टाइपिंग एरर है ये। जैसे ऑप्शन नंबर है 46,900, 46,875, 47,000, 46,531, इस प्रकार का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं लेनी है। देखो अगर हम 1.5 वर्ष का भैया साधारण ब्याज निकालें, चूंकि साधारण ब्याज वार्षिक रूप से कैलकुलेट किया जाता है, तो देखो 1 साल का साधारण ब्याज कितना % मिलेगा, 8%, और बाकी के 6 महीने का, भाई 1 साल का 8% तो 6 महीने का 4%, तो 8 4 12%। और CI का सक्सेसिव निकालने के लिए देखो कह रहा है कि इसकी गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। अर्धवार्षिक से की जाती है तो 1.5 साल में कितने अर्धवर्ष होंगे भैया, आप सोचो। 1.5 वर्ष का मतलब 2 1 2 1 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष में अर्धवर्ष निकालोगे 1.5 साल में, तो 6 महीने का, 6 महीने का और 6 महीने का, यानी कितने अर्धवर्ष होंगे, 3। और 3 चीज़ों का सक्सेसिव निकालने का फार्मूला जब आप CI SI पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखना कि इसका जो सक्सेसिव होता है, यानी इफेक्टिव निकालेंगे 3 साल का CI, तो आप कहोगे सर ये 3 चीज़ों का इफेक्टिव आता है x + y + z, प्लस में xy + yz, प्लस में zx बटे में क्या होता है 100, बटे में 100, और प्लस अभी खत्म नहीं हुआ है xyz बटे 10,000, क्या होता है xyz बटे 10,000। मतलब यहाँ ब्याज की दर वार्षिक है 8%, तो आप कहोगे सर 6 महीने की कितना होगी, 2 से भाग कर देंगे, कितना % होगी, 4%। तो पहले 6 माह की 4%, अगले 6 माह की 4% और अगले 6 माह की 4%। तो XYZ की जगह पे 4 4 8 4 12, ये तो हो जाएगा 12%, प्लस में ये हो जाएगा XY करोगे तो 4 चौक 16, ये भी 16, ये भी 16, 16 तियाँ 48 बटे 100। ऐसे देखो ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौके 64, ये हो जाएगा 64 बटे 10,000। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो भैया ये 2 जीरो से हटेगा 2 अंक पे दशमलव, 4 जीरो हटेगा 4 अंक पे दशमलव, और जब इसको जोड़ोगे तो आएगा 12.4864%। तो देखो साधारण ब्याज तो आया है कितना %, 12%, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 12.4864%। तो डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस भैया आ रहा है कितने का, तो आप कहोगे सर डिफरेंस आ रहा है 0.4864%। इतने का डिफरेंस किसके बराबर दिया है, 228 के, यानी 228 जो है भैया 228 ये वैल्यू है 0 दशमलव कितने की, तो आप कहोगे सर 4864 का, इतने की वैल्यू है। और आपको निकालने किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू, तो 100 से क्या कर दोगे, गुणा। ठीक, अब यहाँ से देखो एक काम आपको करना है कि 4 अंक पे नीचे दशमलव है, तो ऊपर हम क्या करते हैं 4 जीरो बढ़ा देते हैं, ये दशमलव क्या होगा, कैंसिल। अब ये देखो कट जाएगा, 19 से काटो इसको, 19 से 19, 19 दूना 38 है ना, 1 मिनट, 19 से कम 19, 19 दूना 38, यहाँ से हो जाएगा ये कितना 2 हो जाएगा, 19 दूना 38, और ये 1 2 3 4 जीरो, 2 3 4 जीरो, 19 से भी कटेगा, देखो 19 से काटोगे 19 दूना 38, 10 48, 106 हो गया, 19 × 5 = 95, 19 छक्का 114 कट गया। 16 से कटेगा, 16 16 हम 256, ये 16 से कटेगा, तो आप कहोगे सर 16 छक्का 96, नहीं सॉरी 16 7 112, ये हो जाएगा 6 नहीं होगा भैया 7 होगा, 16 7 112, 8 20, 16 पंचे 80, 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब आप देखो ये अभी भी कट जाएगा, 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 4 25 हम 100। अब इसको भैया गुणा करेंगे 25 का 75 से, तो यहाँ से देखो 25 पंचे 125, और यहाँ से आ गया 25 7 175 12 187, तो यहाँ से आ गया, इसके आगे कितने जीरो हैं अभी, 2 जीरो, और बटे में क्या है 4, 4 से भाग करोगे 4 चौक 16, 2 18 है ना, 4 चंक 24, 3 27, 4 8 32, 3 35, 4 7 28, 4 पंचे 20, 46,875। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा वाला, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये सवाल वास्तव में कैलकुलेटिव था, ऐसा मत सोचना कि सर इतना कैलकुलेटिव आपने बताया है, ये भैया कैलकुलेटिव सवाल है ना। इसमें चूंकि डिफरेंस निकालना है तो आपको ये इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं CISI तो ये आपको हो सकता है अभी थोड़ा कम समझ में आया हो, जब आप ये मेथड कभी नहीं पढ़े, नहीं तो अगर आप समझे होते पढ़े होंगे तो ये सवाल आपको ये मेथड बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, और ऐसे आपने किया भी होगा, है ना। तो यहाँ से देखो जो बच्चे मान लो मैथ जिनकी थोड़ा वीक है भैया, और आप अगर नहीं जानते हैं तो अपना संस्थान जो चलता है विनय क्लासेज, है ना, विनय क्लासेज में क्या होता है, शाम को डेली 3:30 से लेकर 5 बजे तक
इंडिविजुअल मैथ की क्लासेज भी चलती हैं। इंडिविजुअल मैथ मतलब व्यक्तिगत मैथ की क्लास चलती है, 1.5 घंटे की क्लास होती है। ये बिल्कुल फाउंडेशन बैच होता है, यानी बेसिक टू एडवांस होता है। इसमें आपको हर प्रकार के सवाल जो है वो करवाए जाते हैं, हर एक एग्जाम से संबंधित। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मैथ में थोड़ा दिक्कत है तो। आगे आ जाओ, कह रहा है एक दुकानदार भैया 12% लाभ पर सामान बेचता है, लेकिन वजन करते समय 15% कम तौलता है। अभी आज ही कल में ये सवाल बैच में हुआ है, जो बच्चे क्लास वाले होंगे उन्होंने तो इसे बड़े आसानी से किया होगा। देखो जीडी में भी ये सवाल पूछा गया भैया 12%। मैंने बताया था कि आप ऐसा मान लीजिएगा, मान लिया दुकानदार ने 100 ग्राम सामान खरीद लिया होगा, कितने का, 100 रुपए का, और उसने 12% लाभ बेचने की बात की। मतलब उसने कहा कि भाई मैं अपना सामान बेचूंगा कितने में, 112 रुपए में, लेकिन तौलते समय 15% वजन कम तौला। मतलब तौला कितना, तो आप कहोगे सर 85 ग्राम तौला, तो 85 ग्राम कितने का होगा, 85 रुपए का, और बिकेगा कितने में, 112 रुपए में। तो प्रॉफिट हो जाएगा 12 15 27 का। किस पे होगा भैया, 85 पे, और गुणे परसेंट के लिए 100। तो यहाँ से देखो 17 पचे 85 और 20 पंचे 100, 27 दूना 54, 540 भागे 17। तो ये हो जाएगा आपका 17 तियाँ 51, और यहाँ से हो गया 3, 17 एक अन्नम 17, 31 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा वाला, और यही हमारा क्या हो गया भैया, आंसर बराबर हो गया। आगे आ जाओ 16 नंबर सवाल पे, कह रहा है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर। तो ध्यान रखिएगा कि ए की चाल दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड, जबकि बी की चाल दी गई है 16 मीटर प्रति सेकंड, और दूरी जो है भैया वो कितना है, 400 मीटर। तो देखो सबसे पहले तो अगर ए पूरी दूरी तय करे तो आप कहोगे सर ए 400 मीटर की दूरी 10 की चाल से चलेगा तो कितना आ जाएगा, 40 सेकंड में ये पूरी दूरी तय करेगा, मतलब एक चक्कर लगाएगा। अगर बी की बात करें तो बी जो है 16 चाल है इसकी, तो 16 की चाल से 16 दूना 32, 8 40, 16 पंचे 80, यानी बी को लगेगा कितना सेकंड, 25 सेकंड। लेकिन पूछा है कि वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले आप ये निकाल लेना कि ऐसा कोई भी सवाल है वृत्ताकार पथ वाला, तो आप पहले निकाल लेना कि ए को कितना समय लगेगा 40, बी को कितना समय लगेगा 25, और इनका आप 40 और 25 का एलसीएम निकाल देना। 40 और 25 का एलसीएम निकालोगे तो 25 गुणे 8 है ना, 8 पंजे 40 होता है, 25 अट्ठे 200। कितने सेकंड बाद मिलेंगे, 200 सेकंड बाद मिलेंगे, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। लासा मासा जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस किया जाएगा। देखो ये सवाल भैया थोड़ा सा 2 पेज में एक साथ है। 17 नंबर सवाल जो है काफ़ी आसान सा सवाल है, देखिएगा। कह रहा है एक बस पी से क्यू तक, एक बस जो है पी से क्यू तक 70 की चाल से जाती है और क्यू से पी तक 90 की चाल से वापस आती है। पिछले सेट में यही सवाल था, मैंने कहा था जब आपको कोई दूरी, एक बस समान दूरी जो है एक्स की चाल से जाए और वाई की चाल से वापस आ जाए तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होती है, 2xy अपान में x प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या था, 70 था, जबकि आई है किस चाल से 90, और बटे में 9 7 कितना हो जाएगा 16, है ना। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, और यहाँ से भैया 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, और यहाँ से आ जाएगा 9 सते 63, यानी 63 बटे 8, यानी 630 बटे 8, 8 से 8 सते 56, 7 8 अठावा 64, 78.75 एक ही ऑप्शन में है। तो यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये तो सवाल आपका समझ लो जीडी में फिक्स था कि 1 नंबर इससे आपको मिलना ही मिलना था, है ना। अगला सवाल आ जाओ, एक सवाल और थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पे, लेकिन ये भी उतना खास नहीं है। कह रहा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली गई है, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 रुपये का भुगतान, यानी कि अमाउंट दिया गया है कितना, 21,961.50, और आपसे पूछा है कि कितनी राशि उधार ली थी उसने, यही आपसे पूछा है। कुछ नहीं करना था भाई, आपको पता है सक्सेसिव लगा देना है जो है। देखो जब भी हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे आप लोगों को कभी मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता हूँ भाई, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मान लो जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया जाएगा, 10% की वैल्यू होती है 1/10, और 4 वर्ष की बात की जा रही है तो पैसा 4 वर्ष बढ़ेगा। 1/10 का मतलब 10 पे क्या, कितने का ब्याज, 1 का, पहले साल, दूसरे साल भी 10 पे 1 का ब्याज, तीसरे साल भी 10 पे 1 का ब्याज, चौथे साल भी 10 पे कितने का ब्याज, 1 का। प्रिंसिपल हो जाएगा 1 के आगे कितने जीरो, 4 जीरो। अमाउंट हो जाएगा 11 ग्राम 121 ग्राम 1331 गुणे 11, 1331 गुणे 11। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं ऐसे ही इसको लिख दे रहा हूँ। अब आप देखो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है अमाउंट। अमाउंट की वैल्यू दी गई है, प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी गई है। अमाउंट की वैल्यू कितना दी गई है, तो आप कहोगे सर 21,961.50। इसे भाग करोगे क्योंकि किसकी वैल्यू है ये, 1331 गुणे 11 की, और गुणा आपको प्रिंसिपल निकालना है तो गुणा किससे करोगे, 1 2 3 4, यानी 10,000 से गुणा कर दोगे। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना भैया, और कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। यहाँ देखो 2 जीरो हटेगा
तो 2 अंक से दशमलव भी क्या होगा, हट जाएगा। अब इसको जब आप काटोगे तो इसका उत्तर मुझे लगता है क्या आना चाहिए, 15,000। अब ये आप कैलकुलेशन खुद से करना, 11 से कट जाएगा, 11 से 2-3 बार काट दीजिएगा, अपने आप आपका उत्तर आ जाएगा। और इसमें शायद 15,000 उत्तर आया, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, 15,000 आएगा। कमेंट करके बताइएगा भी कि हाँ सर यही आ रहा है। आगे आ जाओ, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके मासा और लासा क्रमशः 8 और कितने हैं, 40 हैं। तो भैया 2 संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल ही उनका गुणनफल होता है, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो। तो यहाँ लासा भी दिया है, मासा भी दिया है। कह रहा है मासा कितना है, 8 है, लासा कितना है, 40 है, तो 8 चौक 32, यानी उनका गुणनफल कितना आएगा, 320। कुछ नहीं था इस सवाल में, देखते ही आपको उत्तर बताना था। अगले सवाल पे आ जाएंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखो कह रहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी रेलगाड़ी भैया, कोई भी रेलगाड़ी जो कि है यहाँ पे 120 मीटर लंबी, ये किसी प्लेटफॉर्म को x मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ये कुल दूरी कितना तय करेगी, अपनी लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। और आपको ध्यान रखना समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी इसने 120 प्लस x तय करी, और इस रेलगाड़ी की चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 60 की चाल है, यहाँ पे देखो ये मीटर में है जबकि ये किलोमीटर प्रति घंटे है। तो इसे चेंज करने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। और ये इसे समय लगता है कितना सेकेंड, 18 सेकेंड का समय लगता है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे भैया, तो ये आपका 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 18 गुणे 120 प्लस x और बटे में 6 पंचे 30, यहाँ क्या आ जाएगा 300, और बराबर क्या हो जाएगा 18। ऊपर 18 है, 18 से 18 कट जाएगा, 120 प्लस x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो कितना है, 180 मीटर है। और यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए मैंने बहुत तेज करवाया है भाई, अब इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो चूंकि मैंने आपसे बार बार कहा है कि ये वीडियो है प्रैक्टिस सेशन, है ना, और प्रैक्टिस में मैं अगर बहुत धीमे, बहुत स्लो या कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा तो ये वीडियो हो जाएगी 2 घंटे की, और आप लोग देखेंगे नहीं, है ना। तो आप कोशिश ये करिएगा कि ये वीडियो अंत तक देखें। और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है, अंत तक देखा है, तो आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर यहाँ तक हमने देखा। और एक सवाल मैंने कहा था कि उसका उत्तर भी कमेंट करके बताइएगा कि उसमें 15,000 आ रहा है या कुछ और आ रहा है ना। बाकी यहीं तक आज के लिए, है ना। ये आपको क्लास कैसी लग रही है, इसे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या थोड़ा स्लो पढ़ाना चाहिए। एक दिन में 10 सवाल हो, लेकिन उस पर पूरा डिस्कशन हो, कॉन्सेप्ट भी बताया जाए उसका। जैसा आप चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तभी मैं भैया समझ पाऊंगा। अभी मैं इसी तरीके से पढ़ा दिया हूँ, लेकिन अब आप जब कमेंट करके बताएंगे कि सर हाँ इस हिसाब से पढ़ाइए, तो फिर मैं उसके आगे देखूंगा, है ना। तो बाकी आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।